रहे हैं। इतिहास की मैं एक क्लास पहले ले चुका था दिल्ली पुलिस के बैच के लिए। ध्यान रहे ये बैच दिल्ली पुलिस के लिए चल रहा है, अभी हमारी डेमो चल रही है। एक क्लास मैं पहले ले चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को दिल्ली पुलिस में आने वाला हिस्ट्री का सारा सिलेबस बता दिया था। इस सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटेंगे, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। मैंने आपको बताया था एंशियंट में हिंदुओं का राज रहेगा, मेडिवल में मुसलमानों का और मॉडर्न में अंग्रेज़ों का राज रहेगा। दोस्तों आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। मैंने आपको सारा का सारा सिलेबस लिखवा दिया था। आज हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के भाग नंबर 2 से, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत या फिर मेडिवल इंडिया। तो आज हम मेडिवल इंडिया से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए जी, मध्यकालीन भारत। जिसका समय होगा 712 से लेके 1857 तक। आप इसको मुस्लिम एम्पायर भी बोल सकते हैं, सिर्फ समझने के तौर पे बोल सकते हैं आप इसको। मुस्लिम एम्पायर यानी मुसलमानों ने राज किया था। यानी आज हम इंडियन हिस्ट्री का दूसरा भाग पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था 3 भाग हैं, पहला प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। पहले में हिंदू, फिर मुसलमान, फिर अंग्रेज। तो हम लोगों ने शुरू किया है आज दूसरा भाग, यानी जो भारत में मुसलमानों ने राज किया था वो भाग। तो ये समय है 712 से 1857 के बीच। हम देखेंगे 712 से 1857 के बीच भारत में क्या हुआ था। देखिए जी, ऐसा तो नहीं है कि भारत में मुसलमान पहले से ही रहते थे, प्राचीन काल में तो हिंदू रहते थे। तो 712 में मुसलमानों ने आना शुरू किया होगा, तो हम एकदम से नहीं ले आते उनको, उनका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे हम लोग। इस बैकग्राउंड में हम समझेंगे कि आखिर क्या चल रहा था भारत में कि मुसलमानों को आना पड़ा। तो समझिए इसको, देखिए जी, ध्यान से समझना है इसको। हम भारत को मैप पे देखते हैं एक बार। एक छोटा सा मैप हम बनाएंगे। लॉकडाउन में मैप की प्रैक्टिस तो जो है नहीं हो पाई, फिर भी कोशिश करेंगे। देखिए जी, अगर सही नहीं लग रहा हो तो बस समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम प्राचीन भारत में चलते हैं, एंशियंट में चलते हैं, और वो बैकग्राउंड देखते हैं जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों की एंट्री हुई और जिसकी वजह से मध्यकालीन भारत शुरू हुआ। देखिए, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में पुराने समय में, यानी इस भाग से पहले वाले समय में, प्राचीन समय में जब हिंदुओं का राज था तो भारतवर्ष पे एक वंश चला हुआ था, वर्धन वंश। वर्धन वंश को इतिहास में पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। इस वंश का समय बताया गया है 600 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। ये जो वंश था 600 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक भारत में रहा था। ध्यान रहे, भारत पे राज करने वाले वंशों में हिंदुओं का आखिरी वंश कहा जा सकता है जी, जो संपूर्ण भारत पे राज कर रहे थे उस समय। देखिए 600 से 647 तक इस वंश में एक राजा था जिसका नाम है हर्षवर्धन। बच्चा बच्चा जानता है जी इनको, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इसी वंश में 606 से लेके
647 तक राज किया था। यानी इस वंश में सबसे पॉपुलर जो था वो था हर्षवर्धन, राजा प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के समय में है ना, ये अखंड भारत कह सकते हैं हम लोग। हर्षवर्धन की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। हर्षवर्धन की दो राजधानियां थी, एक है कन्नौज और दूसरी है थानेसर जो कि हरियाणा में है। तो हर्षवर्धन का यह समय चल रहा था जी। हर्षवर्धन के समय में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। यानी हर्षवर्धन के समय तक प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सबने सुना है, क्यों? क्योंकि भारत में सोना चांदी बहुत था। भारत में सोना चांदी नहीं, हर मामले में भारत जो है बड़ा समृद्ध देश था, तो इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस सोने की चिड़िया पे एक पर्टिकुलर अगर बात करें तो एक पॉपुलर राजा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। अब 647 में हर्षवर्धन की हो गई डेथ। 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की डेथ हुई तब समस्या हुई। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसकी गद्दी संभालने वाला कोई था नहीं, कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं हुआ था। अब क्या करें? दो राजधानियां कौन संभालेगा? समस्या यहां से शुरू हुई थी। प्राचीन भारत में सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही वर्धन वंश के राजा की डेथ हुई तो उसके बाद गद्दी पे बैठने वाला कोई नहीं बचा, यानी अब इस देश को कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये हुआ, इसके मरने के बाद सभी राज्यों का विभाजन शुरू हो गया। इसके मरने के बाद भारत टुकड़ों में बट गया। जो अनेक राजा इसके अधीन काम कर रहे थे, यहां तक की सीमाएं भारत में थी। ये जो सिंध का इलाका है यहां तक का, ये यहां तक की सीमाएं भारत की थी। यहां तक का सारा एरिया भारत के पास था। तो देखिए जी, ये सारा का सारा सिस्टम एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, उसकी डेथ हो गई, अब ये सारा टुकड़ों में बट गया। अनेक राजा पैदा हो गए। पहले सारे के सारे एक ही बंदे के अधीन काम कर रहे हैं, अब सब अलग अलग हो गए, यानी भारत टुकड़ों में बट गया। और ये देश अगर टुकड़ों में बटा है तो मतलब यहां पे आक्रमण होंगे। यहां से तो ये बात क्लियर होगी कि अब भारत पे आक्रमण होंगे। लेकिन सवाल ये भी है, मुसलमानों के ही क्यों होंगे? अंग्रेज क्यों नहीं आए? अफ्रीका वाले क्यों नहीं आए? कोई भी कर सकता था अगर आक्रमण होंगे तो। ध्यान दें, एक तो भारत सोने की चिड़िया है, ऊपर से विभाजन हो गया, टुकड़ों में विभाजित है, आक्रमण पक्का होंगे। लेकिन मुसलमानों के ही क्यों होंगे? इसके पीछे लॉजिक है भारत के भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी का। वो समझिए कैसे। अब ये तो कन्फर्म है कि भारत पे अटैक होंगे, लेकिन क्या कोई भी अटैक इस दिशा से हो सकता था? देखिए, भारत के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व से कोई अटैक हो सकता था क्या? साउथ ईस्ट से कोई अटैक हो सकता था क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, तो भाई यहां तो पानी ही पानी है। क्या भारत के साउथ वेस्ट में अटैक हो सकता था क्या? यानी दक्षिण पश्चिम से? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे अरब सागर है, यहां भी समस्या। तो साउथ से हो सकता था क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि साउथ में हो गया हिंद महासागर। तो इसका मतलब यह है कि भारत पे अटैक तो होगा, लेकिन 3 दिशाओं से नहीं होगा। 3 दिशाएं कौन कौन सी हो गई? एक तो दक्षिण पूर्व, एक दक्षिण पश्चिम और एक दक्षिण। क्यों? क्योंकि इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर और इधर है अरब सागर। तो भाई इन 3 जगह से अटैक करने का मतलब है बहुत ज्यादा पानी आपको क्रॉस करके आना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा पानी क्रॉस करने के लिए आप लोगों को बड़े बड़े समुद्री जहाज चाहिएंगे। अब समस्या यह है, समुद्री जहाज भारत में आने ही शुरू लेट हुए थे जी। भारत में समुद्री जहाज़ों से आने की शुरुआत तो 1498 मानी जाती है। बच्चा जानता है जी वास्को डी गामा कब आया था? वास्को डी गामा। तो भारत में
समुद्री जहाज ही जब 1498 में यानी 15वीं शताब्दी में आना शुरू हुए तो भाई पहले कैसे आक्रमण हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा ना। अब देखिए जी, भारत पे 3 दिशा से अटैक हो नहीं सकता, सेफ है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व से कोई अटैक कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और जिसका नाम है हिमालय पर्वत। तो क्या हिमालय को पार करके अटैक किया जा सकता है? यानी क्या चाइना वाले अटैक कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, हिमालय पर्वत है, ये भी पार नहीं कर सकते। अभी समुद्री जहाज नहीं बने तो हवाई जहाज भी नहीं बने होंगे। बच गई एक दिशा, कौन सी? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो भाई उत्तर पश्चिम में लग रहा है भारत में आ सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि इधर पानी है, इधर पर्वत है, तो बच गया एक रास्ता उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम में कैसे देश हैं? मुस्लिम कंट्री है सारी की सारी। तो भाई हमला कौन करेंगे? मुसलमान करेंगे। बात समझ में आ गई? हर्षवर्धन की डेथ होना, भारत का टुकड़ों में विभाजित होना, भारत का सोने की चिड़िया होना, ये सारी बातें भारत पे आक्रमण करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो गए जी। अब हमला करेंगे मुसलमान। क्यों? क्योंकि और किसी के पास रास्ता भी नहीं है, आने का रास्ता सिर्फ मुस्लिम कंट्री की तरफ है। तो अब आएंगे मुसलमान। समझ में आ गई बात? देखिए, भारत में आने का जो रास्ता है उसका भी कोई नाम है। इधर ये पाकिस्तान है प्रेजेंट में, लेकिन उस समय भारत का हिस्सा था। इसको जैसे ही पार करते हैं ना हम, यहाँ पर एक फेमस पहाड़ी है। जैसे ही हम इस रास्ते को पार करते हैं, यहाँ एक फेमस पहाड़ी है भारत के उत्तर पश्चिम में। पहाड़ी का नाम है हिंदकुश। हिंदकुश पहाड़ी। तो देखिए, हिंदकुश पहाड़ी में है भारत में आने का एक रास्ता। और जो पहाड़ों में रास्ते हुआ करते हैं ना, उनको बोला जाता है दर्रा, यानी पास। तो जो दर्रा हिंदकुश पहाड़ी में है उसका नाम है खैबर। कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। तो भाई खैबर दर्रे से होंगे जी अटैक। हिंदकुश पहाड़ी के खैबर दर्रे से भारत में आया जा सकता है। एक ही रास्ता है, पैदल आ सकते थे बस, तो पैदल का रास्ता एक ही है भारत में। समझ में आ गई बात? अब देखिए कौन आ रहा है यहाँ से। ये बातें समझ में आ गई कि प्राचीन काल में ये सब चल रहा था। हर्षवर्धन की डेथ के बाद सिस्टम बिखर गया, सोने की चिड़िया है, लोग आक्रमण करेंगे, रास्ता इधर है। देखिए जी, अब देखिए यहां पर है ना, सारी के सारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सब का हेडक्वार्टर आप मान सकते हैं अरब को। सारे मुस्लिम देश कहां से कंट्रोल किए जाते थे? अरब से किए जाते थे। अरब में जो बड़े बड़े खलीफा होंगे, इस्लाम धर्म के गुरुओं को खलीफा कहा जाता है, अरब में जो खलीफा होंगे वही सारे मुस्लिम कंट्री को कंट्रोल करेंगे। तो उन दिनों अरब के एक खलीफा थे जिनका नाम है मंसूर हजाज। मंसूर हजाज। तो देखिए जी, मंसूर हजाज अरब के खलीफा, इनकी निगाहें पड़ी भारत की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां मुसलमान भी 2-3 चीजें ढूंढ रहे थे जी। क्या? एक तो नया नया इस्लाम धर्म बना है, तो इन लोगों को इस्लाम का प्रचार करना था, इन लोगों को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, और इन लोगों को धन भी चाहिए था जी, संपत्ति भी लूटनी थी। अब सोचिए, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने साम्राज्य का, जो मुसलमानों का, देखो धर्म का प्रचार करना मतलब दूर तक हमारा धर्म फैले, विस्तार का मतलब है मुसलमान दूर तक राज करें, और धन का मतलब है संपत्ति लूटें। तो ये सारी बातों का स्कोप कहां पे दिखाई दे रहा है? आप लोगों को तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में दिखाई दे रहा है, इनको कहां दिखाई दे रहा था? भारत में दिखाई दे रहा था। देखिए, तो ये सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये लोग निकलने वाले थे उधर, लेकिन इन्होंने अपने एक सेनापति को भेजा, और सेनापति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद
बिन कासिम। अरब के खलीफा मंसूर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत की तरफ रवाना कर दिया। अब मोहम्मद बिन कासिम मारते हैं जी एंट्री 712 में भारत की तरफ। कब बढ़ते हैं? 712 में। 712 में भारत की तरफ एंट्री मारते हैं जी। इन्होंने हिंदकुश पहाड़ी के खैबर दर्रे को पार किया और भारत में एंट्री ले ली। अब जैसे ही ये भारत में पहुंचे तो पहला स्टेशन पड़ता है जी सिंध। अब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट बंगाल में चले जाएंगे, सब राज्य अलग अलग हो रखे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं बनती, तो पहले ये इस राज्य को लूटेंगे, फिर अगले को लूटेंगे, फिर अगले को लूटेंगे। प्लस पॉइंट ये कि भारत में एक दूसरे की सहायता कोई नहीं करता, इसका फायदा उठाएंगे वो लोग। देखिए पहला स्टेशन पड़ता है सिंध। कौन सा राज्य सामने आएगा? सिंध, पाकिस्तान में है जो। और यहां टेंशन किसको होगी पूरे भारत में? इसी को होगी जिसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। दिक्कत यही थी, जिसके ऊपर आक्रमण होगा उसी को चिंता करनी थी, दूसरा नहीं करता था, यही समस्या थी। तो सिंध के राजा थे दाहिर, एक हिंदू राजा। तो इसका तो दिमाग खराब हो गया जी, अटैक होगा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने खैबर दर्रे से अटैक कर दिया। कहां? सिंध। अब सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक युद्ध होता है। अभी अगर ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और वो वीडियो थी युद्ध की, भारत के महत्वपूर्ण युद्ध। उन युद्ध में मैंने एक युद्ध करवाया था, रावर का युद्ध। याद करें 712 में एक युद्ध हुआ था, रावर का युद्ध, और इसी को रागौर ब्राह्मणवास का युद्ध कहा जाता है। रागौर ब्राह्मणवास। तो जी रागौर ब्राह्मणवास का युद्ध या रावर का युद्ध 712 में हुआ। एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम, दूसरी तरफ राजा दाहिर। ध्यान दें, इससे पहले कि इन दोनों की लड़ाई हो कुछ बातें। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आने वाला पहला मुसलमान हो गया जी। ये मुस्लिम अटैक है, पहला मुस्लिम अटैक। अरब से आया है, पहला मुस्लिम अटैक कर दिया। युद्ध हुआ, इस युद्ध में राजा दाहिर की हार हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया और इसको हराने के बाद यहाँ जितने भी गैर मुसलमान मिले, भाई जो मुसलमान नहीं है, अब अपने वाला काम भी तो करेंगे, प्रचार भी करना है, विस्तार भी करना है और धन भी लूटना है। तो ऑप्शन दे दिया जी, या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो फिर आ जाओ जजिया कर दे दो। और पहली बार लागू किया गया जजिया कर। जजिया कर पहली बार किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था? 712 में। ये ऐसे मुसलमानों की एंट्री हुई और इसी एंट्री के बाद मुसलमान भारत में राज कर पाए थे। ऐसा नहीं है कि इसके जस्ट बाद इसी एंट्री से राज कर लिया। ये एंट्री ना होती तो मुसलमान राज नहीं करते। मुसलमानों ने जो भारत पे राज किया है हजारों साल, सैकड़ों साल सॉरी, तो ये कैसे राज कर पाए? इस एंट्री की वजह से। तो ये एंट्री मानी जाती है जी भारत में मुसलमानों की, और इसी वजह से इसी एंट्री के साथ मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो ऐसे मेडिवल इंडिया शुरू हुआ था। ध्यान दें, हम लोग बड़े जल्द बड़े तरीके से प्राचीन से मध्यकालीन में घुस गए और हमें पता भी नहीं चला। समझ में आ गई बात? अब हम पटरी पे हैं। अब हम मध्यकालीन भारत को आगे जारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे और ये लोग लूटते रहेंगे। ये मुसलमान लूट के जा चुका था। अब देखिए, यहां से मैंने सिर्फ 10-15 मिनट का टॉपिक करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर सकते हैं जो कि दिल्ली पुलिस में आ भी चुके हैं। ध्यान दें, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। आखिरी हिंदू राजा किसको कहेंगे? हम हर्षवर्धन को कहेंगे। हर्षवर्धन की राजधानी क्या क्या थी? कन्नौज और थानेसर। इसकी डेथ कब हुई? 647 में। हर्षवर्धन किस वंश से संबंध रखता है? पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश से। भारत पे पहला मुस्लिम अटैक कब हुआ था? 712 में हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहां से आया था? अरब से आया था। किसने भेजा? मंसूर हज्जाज ने भेजा था। कहां आया था? सिंध में आया था। किसके पास? दाहिर के पास। कौन सा युद्ध हुआ? रावर का या रागौर ब्राह्मणवास का युद्ध हुआ। कौन सा टैक्स लगाया? जजिया टैक्स लगाया। जजिया कैसा टैक्स है? गैर मुसलमानों पे लगने वाला टैक्स है। जजिया पहली बार किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं जी। 15 मिनट में अगर हम 15 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अभी तो एक ही मुसलमान आया, सोचिए कितने मुसलमान आए और कितने क्वेश्चन आप लोगों को याद होंगे।
तो दोस्तों आज मुसलमानों की एंट्री भारत में हो चुकी है, यानी कि इस लेक्चर के हिसाब से। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।